चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर खत्म हो चुका है और जितने भी चैप्टर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होते हैं उसका प्रैक्टिकल सब अपलोड हो चुका है अब यूट्यूब में। ठीक है, आप चाहे तो एक एक दिन फिर करके रिवीजन कर सकते हैं, एक एक घंटा का टाइम निकालकर। वो आप यूट्यूब में आपको मिल जाएगा सारा का सारा चैप्टर। आज से हम लोग का मिशन, सॉरी सिंदूर नहीं, एफआर फिनेंशियल रिपोर्टिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, तो फिनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर हम लोग करेंगे। फिनेंशियल रिपोर्टिंग का रोड मैप भी बताऊंगा और आज चालू भी करूंगा। फिनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करेंगे अपने देख लेते हैं। रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइसिंग, ये सब्जेक्ट का नाम है। फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो एफआरएन एफएसए। एफआरएन एफएसए ये चैप्टर, ये पूरे सब्जेक्ट का नाम है जो हमारे 100 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स का पेपर आपके एक्सटर्नल में रहता है। तो 80 मार्क्स में क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको 3 ग्रुप में क्वेश्चन को बांटा जाता है। ग्रुप ए, फिर से बता दें, इसमें ग्रुप ए में आता है 3 चैप्टर। 3 चैप्टर मतलब इसमें एक सम रहेगा आपका कैश फ्लो और फंड फ्लो के अल्टरनेटिव से। छोटा क्वेश्चन 5 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा अकाउंटिंग रेशियो से, 5 मार्क्स का। और तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 मार्क्स का चैप्टर है। 10 नंबर यहां, 5 नंबर यहां पर और 10 नंबर ग्रुप बी में रहेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक छोटा सा चैप्टर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये 3 चैप्टर आपके ग्रुप ए में रहेंगे। या ग्रुप ए का वेटेज होगा 15 मार्क्स का। 5 मार्क्स करके 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने ही हैं, तो ये 15 मार्क्स का हो गया ग्रुप ए। पैटर्न पहले लिख लीजिए किस तरह से हमको क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में। दूसरा है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर इसमें क्या क्या कवर होगा, पहला नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और दूसरा नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टेन मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ये हम लोगों का ग्रुप बी रहेगा 20 मार्क्स का। तो अभी तक आपका 15 मार्क्स और 20 मार्क्स, 35 मार्क्स का हुआ ना। अब हम लोग ग्रुप सी करेंगे। ग्रुप सी रहेगा आपका 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। मतलब हो गया 45 मार्क्स, जो हाईएस्ट वेटेज है इस ग्रुप का। ये ग्रुप अगर आप नहीं कर पाते हो तो फेल जरूर हो जाओगे पक्का, पहली बात बता दे रहे हैं। ये ग्रुप अगर आपके एग्जाम में छूट गया तो मतलब आपका 1 साल बढ़ गया। ये ग्रुप आपको पहले हमला करना होगा एग्जाम में जाकर, सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों ग्रुप करने में ना आपको आधी घंटा टाइम लगेगा। अगर आप निकल गए, आधी घंटा आपका क्वेश्चन आपके रेंज में है, तो ये पहले करके आप इसके लिए टाइम जरूर बचाइएगा। और नहीं तो ये अगर पहले करोगे तो भी आपको इसके लिए टाइम बचा के रखना होगा, है ना, क्योंकि ये टाइम खाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे अकाउंटिंग रेशियो का। इसमें चैप्टर क्या कवर होगा देख लीजिए। एक होता है होल्डिंग कंपनी, दूसरा चैप्टर होगा फंड फ्लो या कैश फ्लो,
और तीसरा चैप्टर होगा अकाउंटिंग रेशियो। इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे और आपको एक करना होगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये अकेला क्वेश्चन रहेगा और इसको आपको करना ही है। तो ये होल्डिंग कंपनी हो गया 15 मार्क्स इंटू 3 क्वेश्चंस। इस तरह से टोटल आपके 80 मार्क्स हो गए ना। तो ये 80 मार्क्स का सिलेबस है जो आपको बचे खुचे दिन में एग्जाम के अभी करने हैं। आज तारीख 7 है, तो उम्मीद है कि 10 दिन में ये सारे चैप्टर्स आपके कवर अप हो जाएंगे, 10 दिन में। ठीक है, इसके अलावा मैं जो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं वो क्वेश्चंस आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। पहला नंबर बात हो गया, रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वही देंगे, जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, हम लोग का अब रोड मैप का बात हो गया कि हम लोग प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे। तो जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो है ग्रुप सी कराने में और एग्जाम में भी आपको करने में। तो हम लोगों का जो अकाउंटिंग, हम लोग का जो प्रिपरेशन शुरू होगा उसका पहला जो स्टेप है वो है ग्रुप सी ही पहले कंप्लीट किया जाए, जिसमें आपके 3 चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर्स कवर होंगे। आपको करना है क्या, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो और होल्डिंग कंपनी। अब आप पूछ सकते हो कि सर फंड फ्लो कैश फ्लो में कोई एक छोड़ भी तो सकते हैं ना। तो देखिए, रिस्क लेने वाले लोग फंस जाते हैं। आप दोनों ही करके जाइए, 3 साल से रिस्क ही ले रहे हैं, आ रहा है हमेशा कैश फ्लो। डेफिनेटली चांसेस रह रहा है फंड फ्लो का, लेकिन आ रहा है कैश फ्लो। अब इस बार भी चांसेस उसी के हिसाब से फंड फ्लो का ही बन रहा है, लेकिन आ जाएगा क्या, कैश फ्लो के 2 सम्स अगर आ गए तो आपको उसी में से एक करना होगा, क्योंकि चैप्टर में अल्टरनेटिव्स ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको बोला नहीं है। और वो दोनों का एक ही स्ट्रेटेजी है, दोनों को ही हम प्रैक्टिस करके जाएंगे। फिर भी हम लोग मन में रखेंगे कि हमारे लिए फंड फ्लो ही आएगा, लेकिन कैश फ्लो सीख के जरूर जाना है कि अगर वो आ गया तो हम बना जरूर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग टाइम देंगे सबसे ज्यादा, वो है आपका ग्रुप सी। इसमें करीब आपके 6 से 7 दिन जाएंगे, 2-2 दिन कम से कम एक चैप्टर लेगा, है ना। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो, जिसके रिलेटेड होमवर्क हम आपको देंगे। अकाउंटिंग रेशियो सबसे पहले इसमें से कर लेते हैं, ये चैप्टर्स हमारे लिए शुभ होता है। अकाउंटिंग रेशियो पहले कंप्लीट कर लेंगे तो एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 20 मार्क्स के, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये 20 मार्क्स का चैप्टर है। तो पहले 20-20 मार्क्स वाले चैप्टर पे हाथ मारते हैं, तो 40 मार्क्स तो आपके हो गए अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अब ये क्लास आपको चैप्टर सिखाने के लिए नहीं है, जबकि आपको चैप्टर तो सिखा दिया गया है, अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली हम लोग जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी हो, 2023 का पेपर इग्नोर नहीं करता है कोई भी चीज। 2023 का पेपर आपको सबसे पहले करना होगा, तो इसीलिए अकाउंटिंग रेशियो में आपको बीकॉम 2023 का पेपर, इसमें मैं अकाउंटिंग रेशियो पिक करता हूं और इसको आपको कराता हूं। 2023 का पेपर अकाउंटिंग रेशियो वाला क्वेश्चन है, 2023 का पेपर। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख लीजिए। यहां पर बनाया है रेट ऑफ जीपी इज 25%, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 6 times, एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड इज 3 months, क्रेडिटर वेलोसिटी इज 4 months, करंट रेशियो 2 है, फिक्स एसेट्स टू इक्विटी 2 है, फिक्स एसेट्स टू इक्विटी 80% है, और कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.4 है, रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25% है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं। भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं तो आप गियरिंग दिए ही क्यों? फिर भी दे दिया गया है, क्योंकि गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या है, देखिए इसमें गियरिंग रेशियो दिया हुआ है ना। जो थोड़ा सा गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर दोनों को टोटल करते हैं। जो लोग होता है क्या, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, ये दोनों को कहा जाता है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। इसमें 2 चीज आता है, एक डिवेंचर भी आता है और प्रेफरेंस शेयर भी आता है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो मतलब ऊपर गियरिंग में सिर्फ डिवेंचर्स होगा, वो है नील, प्रेफरेंस शेयर है नील। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? तो आपको यहां पर शुरू, मतलब दिमाग में सबसे पहले आप कंफ्यूज रहोगे कि शुरू कहां से करें।
क्या यहां तो करंट एसेट्स निकालना नहीं है तो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है। एक तो वो टाइप का क्वेश्चन होता है और एक शुरू करने वाला क्वेश्चन होता है। इसमें ट्रेडिंग मतलब इनकम स्टेटमेंट पूछा है और बैलेंस शीट पूछा है। शुरू करने के लिए देखिए क्वेश्चन में जीपी रेशियो दिया हुआ है। क्या जीपी रेशियो है? कितना है? कितना? 25%। जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100। क्वेश्चन में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। कितना ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है? तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख का, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख का। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू आपको पता चल ही गया तो सेल का वैल्यू आप पता कर लोगे, जिसको हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। देयरफॉर सेल इक्वल टू हो गया क्या? ये 6 लाख है ना, ये 25% के बराबर है, तो डिवाइड बाई 25 करेंगे और हमको पूरा सेल 100% चाहिए, तो ये आ गया कितना? 24 लाख। ये क्या आ गया? सेल। तो इनकम स्टेटमेंट का दो चीज तो हमको मिल गया। 24 लाख आपका क्या मिल गया? सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया और सेल्स भी मिल गया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि जितना का माल बेचे हैं वो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। जैसे ही आपको यहां पर आरएफओ मिल गया तो हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉर्फो जिसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कितना का माल आप बेचे हो, 24 लाख में तो बेचे हो ना, लेकिन 6 लाख अगर उसमें प्रॉफिट कमाते हो तो वो माल कितना का था? तो वो कुछ कितना का था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 24 लाख में से 6 लाख माइनस कर देंगे। एक बार स्क्रीन पे ध्यान देना, चल रहा है क्या? ठीक है, तो यह 6 लाख माइनस करो बेटा, 60,000 नहीं, ठीक है। तो 18 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 18 लाख के गुड्स को आप बेच रहे हो 6 लाख के प्रॉफिट पे, तो 24 लाख का सेल हुआ। तो ये हम लोग निकाल लिए। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है क्या? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। क्या? कॉस्ट मतलब कॉर्फो, कॉर्फो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है यहां पर? स्टॉक टर्नओवर रेशियो नहीं दिया हुआ है, हाँ स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू दिया हुआ है 6 टाइम, जिसका फॉर्मूला होता है कॉर्फो। ये शॉर्ट फॉर्म है, हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं कॉर्फो डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, यही ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज गिवन ऑलरेडी इन क्वेश्चन 6। कॉर्फो इज 18 लाख, ठीक है। कॉर्फो कितना है? 18 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल लीजिए। 6 एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 18 लाख, देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 3 लाख। 18 लाख बाई 6, एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया? 3 लाख। ये समझ में आया? तो एवरेज इन्वेंट्री हम लोग निकाल लिए। क्वेश्चन में इसके बाद देखिए लिखा हुआ है डेब्ट कलेक्शन पीरियड। जब आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिए तो यहां पर देखिए एवरेज इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2 होता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट्स नहीं दिया है जिससे हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग को अलग कर दे। जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो जो स्टॉक आया हुआ है उसी को हम क्लोजिंग मान सकते हैं, जो आए वो क्या मान सकते हैं हम लोग। तो यही हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हो जाएगा जो बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग। समझ आए बात? क्योंकि यहां पे अलग करने का कोई ऐसा हिंट्स नहीं दिया है। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्विवेलेंट टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर है? आगे सेल्स तो हमारे पास है ही, और डेटर कलेक्शन पीरियड लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? डेटर कलेक्शन पीरियड लिखा हुआ है। आप लोग उतार रही है ये सब?
डेटर कलेक्शन पीरियड आपके क्वेश्चन में है ना? डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है? 3 महीना। तो कभी भी महीना या डेज वगैरह रहे ना, तो आपको करना क्या है, उसको टाइम्स में कन्वर्ट कर लेना है, उसी को डेटर वेलोसिटी बोलते हैं ना। क्वेश्चन में देखिए डेटर वेलोसिटी दिया हुआ है, ये डेटर कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है। डेटर कलेक्शन पीरियड मतलब डेटर वेलोसिटी। तो अगर कलेक्शन पीरियड आपका दिया हुआ है 3 मंथ्स का, तो उसको हम लोग को टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा डीटीआर। क्या? डीटीआर मतलब डेटा टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसको काम करिए, इसको टाइम्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 मंथ्स है ना, तो 3 मंथ्स है मतलब साल भर में 12 महीना होता है, तो ये 3-3 महीना करके 4 बार टर्नओवर हो जाता है। 4 बार क्रेडिट में बेचकर हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसी को हम लोग कलेक्शन पीरियड कहते हैं। तो अगर आप 4 बार क्रेडिट में बेचकर ये करते हो तो ये डेटा टर्नओवर हो गया। मतलब साल में कितना बार डेटा हमारा टर्नओवर हो जाता है? 4 टाइम्स। तो ये हो गया आपका टाइम्स। कितना आ गया? तो कभी भी ये दिन ये दिया रहे ना 3 मंथ्स में, चाहे वो टर्नओवर लिखा रहे या कलेक्शन पीरियड लिखा रहे, उसको आपको टाइम में कन्वर्ट कर लेना है। कितना टाइम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब ऐसा हो जाता है तो आप रिसीवेबल्स निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स। तो डेटर निकाल लोगे, क्योंकि डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स बाय, यस, क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स या रिसीवेबल्स। तो क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स है, मतलब अब कुछ भी नहीं बोला तो पूरा का पूरा क्रेडिट सेल्स है। सेल्स हम लोग कितना लिखे थे? 24 लाख लिखे थे ना, 24 लाख। और यहां पर टर्नओवर ये कितना टाइम्स आया? 4 टाइम्स आया। और तो एवरेज डेटर्स कितना हो गया? देयरफॉर डेटर्स कितना हो गया? एवरेज डेटर्स को ही डेटर्स बना लेंगे, क्योंकि इसको भी अलग करने का नहीं दिया हुआ है, दैट इज 6 लाख ना। तो डेटर भी आपको मिल गया 6 लाख। यहां तक सब रास्ता आसान लग रहा है हमको। डेटर मिल गया, इन्वेंट्री मिल गया, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, सेल्स मिल गया, सब मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब आप देखो एक चीज, यहां पर क्रेडिटर वेलोसिटी 4 मंथ्स दिया हुआ है ना, क्रेडिटर वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन में क्रेडिटर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, कितना? 4 मंथ्स। तो उसको भी टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन क्रेडिटर वेलोसिटी मतलब होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, पेएबल टर्नओवर रेशियो। उसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेजेस। क्या होता है? अब क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट्स नहीं दिया है जिससे आप परचेजेस निकाल पाओ। अगर ओपनिंग रहता, क्लोजिंग रहता, तो बैलेंसिंग फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक निकल जाता। हो सकता है इस सम को थोड़ा मॉडिफाई करके इस बार प्रेजेंट करें, लेकिन इस सम का आने का चांस है। मॉडिफाई कर देगा मतलब बोल देगा क्या, यहां पर एक ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर देन 20% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री या डबल ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐसा करके दे देगा तो आपको परचेजेस निकालना पड़ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में परचेजेस तो मिसिंग है। जिस क्वेश्चन में परचेजेस मिसिंग है उसमें कॉर्फो को ही परचेजेस मान लेते हैं। समझ आया बात? जिस क्वेश्चन में परचेजेस मिसिंग है उसमें कॉर्फो को क्या मान लेंगे? तो कॉर्फो कितना है आपका? 18 लाख है ना, ठीक है। तो यहां पर आप छोड़ दीजिए, एक बार क्रेडिटर वेलोसिटी कितना दिया हुआ वहां से आ जाइए। फिर से जो बोल रहे थे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। क्रेडिटर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 4 मंथ्स। क्योंकि ये चैप्टर जिनको कम प्रैक्टिस किए हुए हैं उनको बड़े आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। ये रेशियो है, आपको प्रैक्टिस मांगता है। तो अगर फर्स्ट टाइम में अगर प्रैक्टिस किए हो तब तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किए हो तो 2-4 सम देखने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन लड़ना पड़ेगा पहले इस तरह के सम से, तब जाकर आपको फॉर्मूला और सब कुछ लर्न होना शुरू हो जाएगा। क्रेडिटर वेलोसिटी 4 मंथ्स है, तो इसको क्या बोले हम? टाइम में कन्वर्ट कर लो। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीटीआर। सीटीआर मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। टाइम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 12 डिवाइड बाई 4। कितने टाइम्स हो गए? 3 टाइम्स। हो गया कि नहीं? अब यहां पर क्रेडिट परचेजेस निकाल लीजिए। क्रेडिट परचेजेस, एग्जैक्टली क्रेडिट परचेजेस तो वही होगा जो कॉर्फो है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉर्फो से क्रेडिट परचेजेस अलग करने का कोई भी रास्ता नहीं बताया है। कॉर्फो कितना है? 18 लाख है ना।
18 लाख है, तो इसी को हम लोग को क्रेडिट परचेज मानना पड़ेगा। 18,000, 18 लाख। देयरफॉर क्रेडिटर्स इक्वल टू 18 लाख बाई CTR। 18 लाख बाई CTR। CTR मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या पेएबल टर्नओवर रेशियो। तो 18 लाख बाई क्या लिखे थे हम लोग? 3। तो कितना आ गया आपका क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स भी आ गया 6 लाख। चलिए, डेटर भी 6 लाख, क्रेडिटर भी 6 लाख। समझ आया? क्रेडिटर भी 6 लाख आ गया। चलिए, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, आगे का रेशियो है करेंट रेशियो। क्या लिखा हुआ है? करेंट रेशियो। करेंट रेशियो तो हम लोग को पता ही है, करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज। तो यहां पर करेंट रेशियो लिखा हुआ है। अब आगे ये हटा दे तो लिख लियो आप लोग, लिख लियो ना सब। करेंट रेशियो, अब आया है करेंट रेशियो जो पहले रखा रहता है सम्स में। करेंट रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज। करेंट रेशियो कितना दिया है? करेंट रेशियो दिया हुआ है 2। तो यहां पर देखिए आप, करेंट रेशियो 2 दिया हुआ है ना। करेंट एसेट्स में आपके पास क्या क्या आ चुका है? अब करंट एसेट्स में आपके पास रिसीवेबल्स आ चुका है, यही ना, इन्वेंट्री भी आ चुका है, यही तो। चलिए, करंट रेशियो बाई करंट लायबिलिटीज अगर ये रखा जाए, करंट रेशियो दिया कितना है? 2। तो 2/1 हो गया। करंट एसेट्स हमारे पास पूरा नहीं है, नहीं है ना। लेकिन करंट लायबिलिटी को हम लोग क्रेडिटर को ही मान सकते हैं, क्योंकि क्रेडिटर के अलावा और कोई भी चीज आपका लायबिलिटीज में निकालने के लिए नहीं बच रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट रहता तो होता, क्रेडिटर और वो दोनों जोड़ देते, लेकिन क्रेडिटर का काम कौन करेगा? अकेला मात्र करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का काम अकेला मात्र कौन करेगा? क्रेडिटर्स, क्योंकि और कोई हिंट्स नहीं है क्वेश्चन में जिससे आप टोटल क्रेडिटर निकाल पाओ। तो इसका मतलब क्रेडिटर आपने कितना है? क्रेडिटर को ही हम करंट लायबिलिटी बना लेंगे। समझ में आया? तो क्रेडिटर ही हमारा एकमात्र करंट लायबिलिटी है, ये अज्यूम करके ही आप सम बना सकते हो। वैसे आया बहुत मतलब एक तरह से बकवास क्वेश्चन था बोला जा सकता है, लेकिन जब करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग को वही मानना पड़ेगा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि वो किसी का अपना मत था कि क्रेडिटर भी वही रहेगा, वही आपका करंट लायबिलिटीज रहेगा। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आप लोग इग्नोर मत करो, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके जरूर दिया जा सकता है, बनाकर थोड़ा सा अच्छा बनाकर इसको दिया जा सकता है। तो यहां पर कितना हो गया? CA इक्वल टू, यहां पे क्रेडिटर जो है वो कितना है? 6 लाख है। तो 6 लाख इंटू 2 कर सकते हैं कि नहीं? तो ये 12 लाख का क्या हो गया? करंट एसेट्स हो गया। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है बताइए? करंट एसेट्स में आता है रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स। क्वेश्चन में डेटर टर्नओवर रेशियो तो डेटर बोलकर ही बात करें, प्लस इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है तो इन्वेंट्री भी निकल गया हमारा, प्लस कैश एंड बैंक, यही होता है ना। इसके अलावा होता बहुत कुछ है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस 3 के अलावा आप कुछ नहीं निकाल सकते हो। इक्वल टू क्या है? 12 लाख है। तो अब इससे क्या निकाल लिए? कैश एंड बैंक। देयरफॉर कैश एंड बैंक कितना? डेटर का वैल्यू कितना आया था? इन्वेंट्री का वैल्यू निकाले थे ना, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अब निकाल लीजिए। कैश एंड बैंक इक्वल टू 12 लाख हुआ, तो 12 लाख हुआ। देयरफॉर कैश एंड बैंक इक्वल टू 3 लाख ना, 3 लाख। कैश एंड बैंक भी मिल गया, तो एसेट्स का लगभग करंट एसेट्स हमें पूरा मिल गया। अब नीचे देखिए, करंट रेशियो के बाद लिखा हुआ फिक्स एसेट्स टू इक्विटी और कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.4। बाद में रिजर्व का बात करेंगे, पहले तो फिक्स एसेट्स निकालना होगा। फिक्स एसेट्स टू इक्विटी और कैपिटल गियरिंग रेशियो इज 3/4, 0.4, यही दिया है ना। यहां तक आ गया आप लोग का, ठीक है ना। अब शुरू हो रहा है असली महायुद्ध। एक्चुअली ये सीए
इंटर का सम डाल दिया था, जो आपका मे अटेम्प्ट में आया था, इसके पहले वाला। तो 2-3 साल पहले ये मे अटेम्प्ट में आया था, वही सम डाल दिया था अकाउंटिंग रेशियो का। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं यहां पर जो चीज बोला है, क्या बोला है, फिक्स एसेट्स क्या है, टू इक्विटी कितना है, 80%। अब सुनोगे, फिक्स एसेट्स टू इक्विटी इक्वल टू 80%, यही ना। 80% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.8, बोलो बोलो, 0.80 लिख सकते हैं ना, परसेंट में फिर 100 का झमेला आएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये कर सकते हैं क्या, कि जहां पर फिक्स एसेट्स टू इक्विटी बोला है ना, हाँ, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं फिक्स एसेट्स इक्वल टू 0.8 इक्विटी। सही है, तो ऐसा कभी भी लिख सकते हैं जहां पे फिक्स एसेट्स का हमको जरूरत हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। दूसरा वाला एक इक्वेशन देखो जो बगल में ही है, नीचे, नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, लेकिन एग्जाम में दे दिया है। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब होता है जनरली इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज बाई शेयर होल्डर्स फंड। क्या होता है, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज बाई शेयर होल्डर्स फंड। अब इंटरेस्ट दो सिक्योरिटीज में होता है, एक तो डिविडेंड में, जो डिविडेंड हम देते हैं प्रेफरेंस शेयर को, वो भी तो फिक्स इंटरेस्ट होता है ना, एक डिविडेंड ही बोलकर होता है, उसको इंटरेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और दूसरा होता है क्या आपका, डिवेंचर्स। ये दोनों को हम लोगों को डिवेंचर या इंटरेस्ट, डिविडेंड या इंटरेस्ट देना होता है। तो ये फॉर्मूला जनरली क्या होता है आपको बता देते हैं, पहले लिख लीजिएगा, कैपिटल गियरिंग रेशियो का पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ताकि आगे कभी एग्जाम में आए, हो सकता है कि ये 5 मार्क्स में भी पूछ दे। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या, डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, ये साइड का काम है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, बट ये फॉर्मूला का पूरा काम नहीं है। डिवेंचर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम लोग इक्विटी फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये इक्विटी फंड है, मतलब प्रोप्राइटर्स फंड। अब यहां पर देखिए एक चीज, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि डिवेंचर इज नील। डिवेंचर क्या है, नील है। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर इज नील है। हाँ, प्रेफरेंस शेयर नील है, डिवेंचर तो है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, नील है। इसका मतलब वो कैपिटल गियरिंग रेशियो जो दिया हुआ है, कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल टू दिया हुआ है 0.4, यही दिया हुआ है ना। तो इसके जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, डिवेंचर बाय इक्विटी, इसको इक्विटी फंड कहते हैं तो इक्विटी ही बोलते हैं, डिवेंचर बाय इक्विटी इक्वल टू 0.4 लिख सकते हैं। डिवेंचर बाय इक्विटी इक्वल टू 0.4 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि डिवेंचर बाय इक्विटी ये दोनों को मिलाकर हम इक्विटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो डिवेंचर बाय इक्विटी इक्वल टू 0.4 कर दिए। यहां पर हम लोग ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां पर जहां जहां पर डिवेंचर रहेगा वहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0.4 इक्विटी। इक्विटी का जहां पर डिवेंचर रहेगा वहां पे क्या लिख सकते हैं, 0.4 इक्विटी लिख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, एक चीज है कि हमको इक्विटी निकालना है, फिक्स एसेट्स निकालना है, सब कुछ निकालना है, डिवेंचर्स निकालना है, लेकिन ये दोनों इस तरह के इक्वेशंस में डिपेंड हो जाएगा। पहला इक्वेशन क्या निकाले हम लोग, फिक्स एसेट्स इक्वल टू 0.8, और दूसरा क्या, डिवेंचर इक्वल टू, तो जहां जहां पर फिक्स एसेट्स रहेगा वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, 0.8 इक्विटी, और जहां जहां डिवेंचर का जरूरत होगा वहां क्या लिख देंगे, 0.4 इक्विटी लिख देंगे ना। यहां पर देखिए हम लोग को पता है बैलेंस शीट में क्या होता है, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज होता है। इस तरफ एसेट्स लिख दिए, इस तरफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या क्या होता है, इक्विटी प्लस लोन प्लस इक्विटी प्लस लोन प्लस, लोन मतलब डिवेंचर होता है, प्लस करंट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट के अगर दो साइड को हम लोग कंपैरिजन करें तो यही होता है ना,
बैलेंस शीट के एक साइड में क्या होता है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, और बैलेंस शीट के दूसरे साइड में क्या होता है, पहले इक्विटी होता है, फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होता है, फिर करंट लायबिलिटी होता है। याद रखो बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी साइड को अगर लोगे तो ये होगा, और फिर एसेट साइड को लोगे तो ये होगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर हम लोग फिक्स एसेट्स रखे हैं, तो फिक्स एसेट्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बस बस बस, अब समझ में। फिक्स एसेट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 0.8 इक्विटी लिख दिए, 0.8 इक्विटी। करंट एसेट्स का टोटल हम लोग किए थे 12 लाख, इक्वल टू इक्विटी, तो इक्विटी है ही, है ना? बंद हो गया वीडियो। इक्विटी तो इक्विटी है ही। लोन मतलब डिवेंचर होता है। लोन मतलब क्या होता है? डिवेंचर होता है। तो डिवेंचर के लिए हम लोग क्या लिखे थे? डिवेंचर इक्वल टू 0.4 इक्विटी लिखे थे ना, प्लस करंट लायबिलिटी भी हम लोग निकाले थे। क्रेडिटर, वही क्रेडिटर। ये बताइए, ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है जहां पे बच्चे रुक गए, आकर खत्म। शुरू तो किए थे, फिर यहां से काट के इसको अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है वो किए थे शुरू। टाइम वेस्ट हुआ था। शुरू में लगा था कि ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन यहीं पर आकर रुक गए थे। ये इक्वेशन अगर कर लेते ना, ये इक्वेशन थोड़ा सा, लेकिन बच्चे कहां से सुनेंगे, वो उतना प्रैक्टिस करके थोड़ी जाते हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स। पूरा मैथ्स हो गया। यहाँ पे एक ट्रिकी है, बस आप दोनों इक्वेशन को मिला दीजिए, बैलेंस शीट इक्वेशन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अभी बताइए, इक्विटी को जितना है सबको एक तरफ करिए। 0.8 इक्विटी माइनस 0.1 इक्विटी, ये 1 इक्विटी है ना, ये दोनों इक्विटी मिलाकर कितना हुआ ये बोलो ना? 1.4 इक्विटी। समझ आया? तो ये एक इक्विटी है, ये 0.4 है, तो 1.4 हो गया। तो ये दोनों इधर आ गया, तो साइन चेंज, साइड चेंज, तो साइन चेंज हो गया। तो अब यहां पर ये 12 लाख है, तो 6 लाख माइनस 12 लाख, मतलब ये माइनस 12 लाख लिख देंगे। जो साइड चेंज हो गया तो माइनस हो गया, और प्लस 6 लाख लिख देंगे। सही है? अब यहां पर कितना हो गया? माइनस 0.6 इक्विटी। 60 इक्विटी भी लिख सकते हैं, 6 इक्विटी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस 6 लाख, है कि नहीं? माइनस माइनस कट्टम कुट्टी, देयरफॉर इक्विटी का वैल्यू आ गया 6 लाख डिवाइडेड बाई 0.6 ना, 6, 10 लाख क्या आ गया? इक्विटी का वैल्यू आ गया 10 लाख आ गया इक्विटी का वैल्यू। तो जब इक्विटी का वैल्यू हो गया तो फिक्स एसेट्स कितना हो जाएगा बताओ? फिक्स एसेट्स का इक्वेशन क्या था? 0.8 इक्विटी, यही था ना? तो अभी इक्विटी का वैल्यू कितना आ गया? 0.8 इंटू 10 लाख, कितना आ गया फिक्स एसेट्स? 8 लाख हो गया फिक्स एसेट्स। समझ आया? इसके बाद फिक्स एसेट्स के बाद क्या था? डिवेंचर्स। डिवेंचर्स कितना था? 0.4 इक्विटी। बताइए कितना आ गया? 0.4 इंटू 10 लाख, कितना आ गया? 4 लाख। डिवेंचर भी निकल गया, इक्विटी भी निकल गया। लास्ट में लिखा हुआ है इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस का रेशियो कितना है? 25%। इक्विटी पहले रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? फॉर्मूला में क्या लिखा है? रिजर्व एंड सरप्लस बाय इक्विटी ना, रिजर्व एंड सरप्लस बाय इक्विटी। रिजर्व एंड सरप्लस बाय इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी फंड, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस होता है। ओके, मतलब हो गया रिजर्व एंड सरप्लस बाय इक्विटी इक्वल टू कितना दिया है? 0.25। क्या 2.5 लाख क्या निकाले तुम? 2.5 लाख? नहीं, वैसे नहीं होगा। रिजर्व एंड सरप्लस बाय इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या? 0.25 है ना? रिजर्व एंड सरप्लस हमको पता नहीं,
हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व एंड सरप्लस होगा, क्योंकि इक्विटी जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो ऐसे निकलेगा। इक्विटी शेयर जो है ना, इक्विटी जो हम लोग निकाले हैं उसमें माइनस क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा। रुक जाइए, इसको हम ठीक से लिख दे। इक्विटी माइनस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू कितना था, 0.25। अब यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी कितना निकाले थे हम लोग, पूरा 10 लाख, इक्विटी पूरा 10 लाख निकाले थे ना, तो 10 लाख माइनस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 0.25 और सर 2 लाख। हाँ, कैलकुलेशन कर लिए, मैं लिख दूं डायरेक्ट, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना नहीं निकले। अच्छा, मैं कह रहा हूं पूरा, ओके ओके ओके। मतलब यहां हो गया आर एस इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 10 लाख 10 लाख इंटू 0.25 करेंगे तो 2.5 लाख माइनस 0.25 आर एस और आर एस माइनस 0. अच्छा, उधर माइनस था तो प्लस हो गया, इक्वल टू 2,50,000। ठीक है, और 1.25 आर एस इक्वल टू 2.5 लाख हो गया, और आर एस इक्वल टू 2 लाख हो गया। ठीक है, तो निधि बढ़िया। देयरफॉर इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया कितना, बोलो बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे। सर रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख आ गया। हाँ, तभी तो बोले हम इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल लो। अब इक्विटी में दोनों रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी रहता है और इक्विटी भी रहता है। सर आपको एक बात, इक्विटी शेयर कैपिटल आपके 10 लाख माइनस 2 लाख क्यों? 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल तो वही है 10 लाख, वो तो 10 लाख माइनस 2 लाख होगा सर, वो ये दोनों प्लस करके सिर्फ इक्विटी होगा। हाँ, दोनों प्लस करके इक्विटी है। हाँ। तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखे हैं, कैपिटल। इक्विटी कैपिटल तो है 10 लाख आपके निकाले हो, वो इक्विटी है, वो खाली इक्विटी है। दोनों इक्विटी को जोड़कर हम लोग बोलते हैं इक्विटी फंड। इक्विटी को और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को जोड़कर तो हम लोग वो निकाले थे 10 लाख। अब उनका प्रपोर्शन दिया हुआ है, देखिए ये जो हम 10 लाख निकाले थे ना, ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग इक्विटी में से रिजर्व एंड सरप्लस को माइनस करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल निकल जाएगा, है ना। तो इस रेशियो से तुम आरएस निकाल लिए, आरएस कितना निकल गया, 2 लाख। अब टोटल इक्विटी फंड आपके पास 10 लाख था, तो 10 लाख में से 2 लाख को अलग कर लिए तो कितना हो गया, 8 लाख। समझ आया बात। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रेशियो भी दिया हुआ है क्या, कितना? अच्छा, नेट प्रॉफिट टू इक्विटी कैपिटल दिया है, ठीक है। तो इसमें से लेस करिए, लेस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट टू इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल कितना निकाले थे हम लोग, 8 लाख ना। तो 8 लाख का 10% लेस नहीं करना है। हाँ, ये नेट प्रॉफिट 8 लाख का 10% कितना हो गया, 80,000 हो गया। समझ आया। तो ये 80,000 आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट भी निकल गया। ठीक है, अब जो है आप लोग स्टेटमेंट में बात करते हो और कुछ बचा खुचा रह जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग स्टेटमेंट बना सकते हो, क्योंकि आपके पास सेल भी मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मिल गया, नेट प्रॉफिट भी मिल गया, बैलेंसिंग फिगर आप एक्सपेंसेस बना सकते हो। वो हम अभी स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको करा देंगे। ठीक है, बनाए आप स्टेटमेंट, उतार लिए। क्वेश्चन में बोला है आप इनकम स्टेटमेंट बनाइए, मैं बना रहा हूं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, फॉर द पीरियड लिख देंगे, ये है नोट नंबर देने का, जरूरत है तो दे देना। पर्टिकुलर्स, हालांकि इस क्वेश्चन में बोल दिया था कि आपको शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट नहीं करना है, लेकिन आपको बोलेगा कि नहीं पता नहीं मेरे को,
इसलिए मैं नए फॉर्मेट से ही बता रहा हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या इसमें, नंबर 1 इनकम। इनकम में क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स। कितना निकाले थे हम लोग, 24 लाख निकाले थे। अदर इनकम कुछ था नहीं, अदर इनकम डैश, टोटल इनकम 24 लाख। 2 नंबर क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना निकाले थे, बोलिए, 18 लाख। एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो 3 नंबर हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही मिलता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हम लोग निकाल दिए थे अभी, ये निकाले थे 80,000 निकाले थे ना। हाँ, कितना निकाले थे, 80,000। समझ आया बात, नेट प्रॉफिट ही तो निकाले थे 80,000। तो यहां पर अदर एक्सपेंसेस आपको निकालना होगा, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखे थे, 6 लाख लिखे थे ना। इसमें से प्रॉफिट कितना बच गया, 80,000। तो अभी कितना बच रहा है देख लो, 5,20,000 आपका क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो यहीं पे निकाल दिए। जैसे 6 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे, 6 लाख में से सब घटा के क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट डायरेक्टली कितना आ गया, 80,000 आ गया। तो इसका मतलब 5,20,000 का खर्चा कर रही हो, वही आपका क्या हो गया, अदर एक्सपेंसेस आ गया। आपका ये वाला स्टेटमेंट हो गया। समझ आया। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट में ही बनाएंगे ये भी। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, डैश देखे इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलना तो 8 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 8 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग टोटल निकाले थे 2 लाख। बी नंबर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, डिवेंचर्स निकाले थे 4 लाख। सी नंबर करेंट लाइबिलिटीज, पेएबल्स, क्रेडिटर्स निकाले थे टोटल याद देंगे 20 लाख। लिख लिए, 20 लाख लिख लिए। तो नंबर 2 रोमन 2 एसेट्स। एसेट्स में एनसीए, इसमें फिक्स एसेट्स पीपीई, ठीक है। फिक्स एसेट्स निकाले थे 8 लाख। उसके बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट्स निकाले थे, इन्वेंट्री बोलो कितना था। इन्वेंट्री ऐसे एक साथ नहीं लिख सकते, उसको जितना हो सके उतना स्प्लिट करिए। जितना आप निकाले थे कितना, 3 लाख।
इन्वेंट्री के बाद रिसीवेबल्स 6 लाख, फिर कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक कितना का 3 लाख का, टोटल याद दीजिए। वाह वाह वाह, एक्चुअली स्टूडेंट का दर्द जब क्वेश्चन बनाते हैं ना तभी पता चलता है कि ये दर्द था। ये क्वेश्चन पहले बनाए नहीं थे कभी, अभी आप लोग के सामने बनाया ना तो लगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत जांचती किया था पूछ कर, लेकिन क्या करें अब पूछ दिया है तो रिपीट करने के चांसेस बनते हैं, है ना। तो इस लेवल तक का आपको कर जाना है। तो ये अकाउंटिंग रेशियो का एक अच्छा प्रॉब्लम कहा जा सकता है, लेकिन एग्जाम में आने के लिए नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब आप करके जाइएगा जरूर से, अच्छा से। इसके बाद इसी का होमवर्क रहेगा 2023 का अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इसमें सारे आइटम्स आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। और इसको हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। 2023, 2019 और 2018 ये 3 साल का पेपर का सारा चीज करते जाइए, चाहे अकाउंटिंग रेशियो करिए, मैं लिख देता हूं आपको। 2023 का पेपर आपको छोड़ना ही नहीं है, 2019 का पेपर और 2018 का पेपर, इन तीनों का ही एफआर आप पूरा कर जाइए, जितना है वो प्रैक्टिस करिए और पुराने बनाए हुए सम्स को आप देखते चले जाइए, ठीक है। पुराने सम्स जो अब तक आप 6 महीना में बनाए हो उसको भी इग्नोर नहीं करना है, वो हमारा पहले का पूंजी है, उसको जरूर से कंप्लीट करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो रेशियो के लिए जुड़े रहने के लिए आप लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग मंडे को, ठीक है। कल छुट्टी रहेगा। थैंक यू।